हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बीच में रेगुलर क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेस की व्यस्तता की वजह से ऑनलाइन कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ। और आज का जो वीडियो होगा वो स्पेशली हिंदी में एक टॉपिक आता है संधि। तो इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके पेपर के जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें 2 नंबर का टॉपिक है आपका। और जो बच्चे हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ते हैं उनके लिए संस्कृत में भी 3 नंबर का संधि आता है। ठीक, हिंदी में हाई स्कूल का जो सिलेबस है इस बार आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से काफ़ी उसको छोटा कर दिया गया है ना। 30% सिलेबस इसमें से लेस किया गया है। तो संधि में हिंदी के बच्चों को जो हिंदी के सिलेबस में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है यड़ संधि, जो कि स्वर संधि का एक रूप होता है। और संस्कृत के बच्चों को यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको हल, या इसको व्यंजन संधि भी बोलते हैं। और इसके साथ आपको पढ़ना है विसर्ग संधि, है ना। ठीक, तो ये आपको डिस्कस करना है। आज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने इस छोटे से वीडियो में, वो यड़ संधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम लोग संधि का पहले करेंगे, परिचय, उसके बाद फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे यड़ संधि। और साथ में जो लोग टेट, सुपर टेट इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो भी देखेंगे ध्यान से इस चीज़ को। छोटा टॉपिक है ना, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट। तो जो यड़ संधि से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। और संधि कुछ बेसिक और मूल चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आपको बाकी ग्रामर पढ़ने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, मतलब सहायक होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज हम लोग संधि से पहले। देखिए, अगर हम हिंदी व्याकरण को देखें, जो संधि हमारा है यह मुख्यतः संस्कृत व्याकरण का हिस्सा है, लेकिन हिंदी व्याकरण में भी इसको पढ़ा जाता है, इसका उपयोग भी होता है ना। तो संधि व्याकरण में जो संधि पढ़ा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो एक टॉपिक आपका होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, और देखा जाए तो यौगिक शब्द आपके हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है संधि मूलक शब्द। संधि मूलक शब्द। दूसरा आपका होता है समास मूलक शब्द। और तीसरा आपका होता है प्रत्यय मूलक शब्द। और इसी तरीके से आपका फोर्थ हो जाता है उपसर्ग मूलक शब्द। ये सब जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द का मतलब सिंपल सा हो जाता है, जिसमें क्या होंगे? एक से ज़्यादा शब्द, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के जो शब्द बने उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक, शॉर्ट में ही, मतलब संक्षेप में ही हम लोग जो है इनकी परिभाषाओं को भी समझ लेते हैं। संधि मूलक शब्द, यानी जो संधि हम पढ़ते हैं, संधि होता क्या है ना। तो जो संधि होता है 2 ऐसे शब्दों के योग से बना हुआ शब्द होता है, जिसमें जो भी परिवर्तन होगा उसको साथ में लेंगे। यानी कि हम बोलते हैं 2 शब्दों के संयोग से या 2 शब्दों के मिलने से बना हुआ परिवर्तन सहित, या उसे कहते हैं विकार सहित, है ना, जो नया शब्द प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और जब इसी विकार रहित कहते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको समास मूलक शब्द बोल देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संधि में जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो एक प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विकार सहित होता है ना, यानी परिवर्तन रहता है, परिवर्तन को आप छोड़ते नहीं हैं। समास मूलक शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं विकार रहित। मतलब जब 2 शब्दों का आप संयोजन करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ चेंज आएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन के साथ यदि वो शब्द लिखे गए हैं तो संधि मूलक शब्द कहलाते हैं। परिवर्तन के बगैर लिखे गए हैं तो उन्हें विकार रहित बोलते हैं, यानी वो समास मूलक शब्द होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग मूलक शब्दों के बारे में आप जानते हैं। इसमें एक शब्द आपका ऐसा होता है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और एक शब्द जब अलग होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना। तो जैसे प्रत्यय मूलक में, तो देखिए प्रत्यय मूलक शब्द है ना, तो जो पीछे से आकर जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका प्रत्यय मूलक एग्जाम्पल ले लिया, क्या होता है? एरा।
एरा की ऐसी कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको जोड़ दें किसके साथ, लूट के साथ, तो लूट प्लस एरा क्या बन जाएगा आपका, लुटेरा, है ना। तो ये पीछे आके जुड़ा तो ये आपका क्या होगा, प्रत्यय मूलक शब्द। ऐसे उपसर्ग मूलक शब्द क्या होता है, ये आगे से आगे जुड़ता है। अब उपसर्ग भी देखिए संस्कृत में हिंदी में अलग अलग प्रकार के होते हैं, उतना डेप्थ में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे प्र है, प्र के साथ हार जुड़ गया, हार, तो क्या हो गया आपका प्रहार। ऐसे ही आपका एक उपसर्ग होता है वी प्लस हार हो गया तो क्या हो गया, विहार, है ना। तो ये सब यौगिक शब्दों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, संधि मूलक शब्द, है ना। तो इसको एक बार आप चाहें तो अपने बेस के लिए नोट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो यौगिक शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, चारों आप नोट कर लें। संधि की परिभाषा जो क्या होती है ना। तो संधि की परिभाषा हम देखते हैं कि जब 2 पदों में संयोजन होता है और उसके जब 2 वर्ण पास पास आते हैं, तब उनमें जो विकार सहित परिवर्तन, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। ठीक, तो परिभाषा हम लिखने नहीं जा रहे हैं, परिभाषा से पूछा भी रहता है। आप ये बस इतना याद रखिए समझने के लिए कि जब 2 शब्द आपस में संयोजित होते हैं तो उनमें जो विकार सहित परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि मेनली आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि, ठीक। हाँ, स्वर संधि, स्वर माने जैसे आपके अ आ ई उ ए, है ना, इसको स्वर बोलते हैं। व्यंजन आप जानते हैं आपके 36 क ख ग घ, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक। और विसर्ग में ये जो 2 बिंदुओं से, है ना, अह, ये सब जो खत्म होते हैं सब, इनको हम विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए संधियों में जैसे जो होता है ना, तो संयोजन वाले जो शब्द होते हैं, संयोजन वाले जो अक्षर होते हैं, उन पर हम ध्यान देखते हैं। तो जहाँ से संयोजन होता है, जहाँ से संयोजन होता है, यदि वह संयोजित होने वाले अक्षर स्वर है तो स्वर संधि में आएगा, यदि वो व्यंजन है तो व्यंजन संधि में आएगा, और यदि वो विसर्ग है तो विसर्ग संधि में आएगा। एक बात तो याद रखेंगे। दूसरी बात आप देखिए, जैसे जितने भी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, है ना, आप चाहे क बोलें, ये सब क्या है, ध्वनियाँ हैं एक विशेष प्रकार की, क ख ग घ, कुछ भी, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें ऑटोमेटिक अगर इसको हम वियोजित करें, तोड़ें, तो क प्लस अ, ये कुछ इस टाइप में होता है ना। क पर हलन प्लस अ लगा होता है, इसमें यानी अ जुड़ा होता है, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा कि यदि किसी भी कोई भी संधि अगर आप कर रहे हैं, अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे, है ना, अगर वो वहाँ पर अगर ये पूरा क है या पूरा ख या पूरा ग है, इसका मतलब कि वो व्यंजन नहीं बल्कि क्या है, स्वर है, क्योंकि उसमें लास्ट में क्या है, अ है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जब भी आप व्यंजन संधि को देखेंगे ढंग से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अंतिम अक्षर होगा पहले शब्द का, उस पर हलंत लगा होगा, इस टाइप में होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल सब समझते हैं व्यंजन संधि को ही, ये पहले आगे चर्चा में। तो एक जैसे आप लिखते हैं ना, सत धन जन, ठीक। तो यहाँ देखिए जब भी आप सत लिखेंगे तो पे हलंत होगा, है ना, और ये क्या बन जाता है आपका, सज्जन। तो कुछ चीज़ों को यही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये तो था, ये जो ये आधी जो में बदल गया, है ना, और ये जो जुड़ने वाला शब्द था, ये क्या था आपका, एक व्यंजन है, आप जानते हैं व्यंजन, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो गया। और ये जो संधि बना आपका क्या हो गया, सज्जन हो गया, यानी विकार से इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब अगर यहाँ स्वर संधि की हम बात करें, तो यहाँ पे आपको अ आ ये सब मिलेंगे, है ना। जैसे अगर ये लिखा है आपका हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब यहाँ देखिए ये म पूरा है ना, इसलिए समझिएगा, यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। म क्या है आपका, पूरा है, तो इसको आप व्यंजन नहीं समझेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अगर इसको हम वियोजित करें तो ये म पे हलंत प्लस अ आपको मिलेगा। क्लियर है ना। इस वजह से ये क्या हो गया, स्वर हो गया। तो इस स्वर इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी यहाँ पर अगर नियम आप देखें तो अ प्लस आ और बराबर क्या होता है, आ होता है। ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, हिम धन आलय बराबर हिमालय, ठीक। इस टाइप से आप चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, है ना। ऐसे ही आपका देखिए हो जाता है विसर्ग में। अगर आप देखिए तो मनः धन रथ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जुड़ने वाला जो शब्द है, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, जुड़ने वाला अक्षर जो होता है उस पर आपको कंसंट्रेट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, संधि अक्षर, है ना, शब्दों में। तो ये देखिए मनः यानी जुड़ने वाला क्या है, ये सब है ना। और ये क्या है आपका विसर्ग है, और इसको जब आप संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मनोरथ। क्या बन जाएगा, मनोरथ, मनः धन रथ, है ना। तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका बेटा, विसर्ग संधि का, है ना। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट संधि पढ़ने से पहले, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे स्वर संधि, और उसके बाद
हमारा मेनली फोकस किस पे होगा, यड़ संधि पर होगा, लेकिन हम आपको उसके पहले दीर्घ संधि के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा परिचय आपको देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका संधि का वर्गीकरण, यानी संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए जो पहला आपका था स्वर संधि, है ना, यानी जब दो स्वरों का मेल होगा, है ना, तो दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द जब होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। और स्वर संधि आपका 5 प्रकार का होता है ना। पहला आपका होता है दीर्घ स्वर संधि, है ना, दूसरा आपका होता है गुण स्वर संधि, तीसरे में आप किसी को भी लिख सकते हैं, वृद्धि को, चाहे यड़ संधि को, है ना, यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, है ना, पूरा नाम लिख लें या समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका आ जाता है वृद्धि स्वर संधि, और लास्ट में आपका 5th आ जाता है ना, अयादि स्वर संधि। तो हिंदी में तो यही वर्गीकरण है सामान्यतः, ठीक। और बाकी कहीं और भी मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्गीकरण मिलता है, लेकिन मुझे लगता है अगर बेसिकली आप ये 5 भागों में भी डिवाइड करके इसको पढ़ लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक। आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। फोकस यड़ संधि पे जरूर है ना, लेकिन उसके पहले दीर्घ संधि, क्योंकि ये आसान है और इससे आपको संधि का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि होता क्या है एक्चुअली, है ना। फिर हम चीज़ों को आगे ले चलेंगे। हाँ, इस वीडियो में अगर पूरा संधि नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वीडियो, है ना, फिर रिकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और जैसा भी आपको समझ में आता है, जो भी कमियाँ समझ में आती हैं, कहीं कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक। चलिए आइए तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले इसको 5 का नाम आप नोट कर लें। देखिए हमारा है दीर्घ संधि, है ना, या दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अगर इसके हम संस्कृत में जैसे सूत्र होते हैं, है ना, तो इसका होता है अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक, अकः सवर्णे दीर्घ, यह इसका क्या है, फॉर्मूला है ना, संस्कृत में, ठीक, दीर्घ स्वर संधि का, है ना। हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि दिखाया कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब छोटी मात्रा, यानी कि लघु को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं, जैसे अ, ई, ओ, है ना, ये सब क्या है आपके लघु हैं। दीर्घ क्या हो जाएगा, अ का आ, ई का ई, उ का उ, है ना, ठीक। तो ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि चाहे वो छोटा छोटा हो तब भी बड़ा होगा, छोटा बड़ा हो तब भी बड़ा होगा, छोटा बड़ा छोटा हो तब भी बड़ा होगा, बड़ा बड़ा हो तब भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि हमेशा बड़ी मात्रा होगी, ठीक। कुछ कम समझ में आएगा, ये यहाँ पर लिख के देखते हैं। जैसे आपका ओ, ई, तो ओ इसका बड़ा क्या हो जाएगा, आ, ठीक। इसके बाद ई, इसका बड़ा हो गया आपका ई, और उ, और इसका बड़ा उ, ठीक। यह आपका अ से जुड़े, आ से जुड़े, है ना, चाहे अ से जुड़ जाए, चाहे आ से जुड़ जाए, आएगा क्या आपका, आ आएगा। इसी तरीके से आपका आ चाहे अ से जुड़ जाए, चाहे आ से जुड़ जाए, आएगा क्या आपका, आ आएगा, ठीक। इसी तरीके से ई, ये चाहे आपका इससे जुड़ जाए, चाहे ये आपका इससे जुड़ जाए, मिलेगा आपको क्या, ई मिलेगा। अब इसी तरीके से चाहे ई इससे जुड़ जाए, चाहे इससे जुड़ जाए, मिलेगा आपको क्या, ई ही मिलेगा, मतलब हमेशा आपको दीर्घ मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से उ से जुड़ेगा तब भी बड़ा उ मिलेगा, उ बड़ा उ से भी जुड़ेगा तब भी आपको बड़ा उ मिलेगा, और ये बड़ा उ छोटे उ से मिलेगा तब भी बड़ा उ मिलेगा, और बड़ा उ से जुड़ेगा तब भी आपको वो ही मिलेगा, है ना। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। और जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लेंगे, है ना, अ और अ का, फिर आ और आ का, एक एक करके आपको हम बताते चलते हैं। इसको आप पहले इतना नोट कर लें, फिर रफ करके हम लोग एक एक पे एक एक दो एग्जाम्पल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, अ और है ना, यानी अ प्लस अ बराबर आ। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, देखिए धर्म, धन, अर्थ। यहाँ देखिए मो का अभी अंत में क्या आएगा, अ आएगा, और यहाँ भी क्या है, अ है। तो ये दोनों क्या है, स्वर है, तो स्वर संधि है। दोनों जुड़ के बना के आ रहे हैं एक दीर्घ, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका धर्मार्थ, धर्मार्थ, यानी कि बड़ा आ, यानी क्या हो गया आपका दीर्घ हो गया,
तो एक इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, अ और धन अ का आ हो गया। ऐसे ही आप देखिए स्व धन अर्थी, इसका क्या हो जाएगा, स्वार्थी। ठीक, ये भी देखिए स्व, यहाँ पे क्या है अ, यहाँ भी क्या है अ, ये दोनों जुड़े क्या बन गया आ। ठीक है ना। अब आपको देखिए, अब मैंने पहले ही बताया था ये व है, लेकिन व को यदि आप पूरा देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, व धन अ, है ना, इस फॉर्म में होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अ आपका अ से जुड़ गया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया अ प्लस अ का। अब आप अगला एग्जाम्पल देख लेंगे अ प्लस आ का। आइए, तो अ प्लस आ इक्वल टू क्या आएगा आपका, आ ही आएगा। एग्जाम्पल में देख लें 9 प्लस आगत, क्या हो जाएगा ये आपका, नवागत, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं स्व धन आगत, क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक, इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे, है ना, ये सब किस में आ जाएगा आपका, दीर्घ संधि में, है ना। ठीक, नोट कर लेंगे आप। और देखिए अभी आपको हमने बताया जैसे हिम धन आलय, क्या हो गया आपका, हिमालय, है ना। तो अधन आ बराबर आ। ठीक, इसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल आएगा हम लोगों का, उसको देख लेते हैं आ धन अ। ठीक, आइए इसको रब कर देते हैं, आ धन अ, ये भी क्या हो जाएगा आपका, आ ही हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल लेना हो तो परीक्षा, है ना, धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी, क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी, सॉरी ये बड़ा ही का होगा, परीक्षार्थी। ठीक, इस तरीके से, है ना। विद्याधन अर्थी भी हो सकता है, विद्यार्थी। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, आ प्लस अ का हो गया, है ना। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है क्या हो जाएगा, आ प्लस आ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, आ, ये लास्ट है अ का, है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल हम देख लेंगे क्या, विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। या फिर आप देखिए महा धन आत्मा, ये हो जाता है आपका महात्मा, इस टाइप में, है ना। तो ये अ वाले हो गए। इसी तरीके से ई का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है ना। आइए उसको भी देख लेते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसमें ई हमेशा ई से जुड़ेगा या बड़ी ई से जुड़ेगा, है ना। अ हमेशा अ से या आ से जुड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये संधि होती है। सब में जो आपको संधि के बाद जो शब्द में मात्रा आती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी मात्रा हो जाती है। अगर अ है तो अ का आ हो जाएगा, ई का बड़ी ई और ऊ का बड़ा ऊ, है ना। इस तरीके का परिवर्तन इसमें आता है, ये स्वर संधि है। ठीक है, अभी हम ई का भी एग्जाम्पल करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब ई और ई का देख लेते हैं। तो ई प्लस ई, है ना, क्या हो जाएगा आपका, बड़ी, है ना। तो यहाँ देखिए जैसे कवि प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, कविंद्र। ठीक, या आप आधा नौ भी लगा लें, चाहे तो यहाँ बिंदी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं मुनि धन इंद्र या मुनिंद्र, ऐसे आप कर सकते हैं, है ना। ठीक, ये आपका हो गया ई धन ए का। और दूसरा आपका एग्जाम्पल इसमें क्या बनता है, देखिए ई प्लस बड़ी ई, और ये भी क्या होगा आपका, बड़ी ई, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे क्या, गिरी धन ईस ले लीजिए, क्या हो जाता है, गिरीश। तो गिरी धन ईस क्या बन जाएगा, गिरीश, है ना। तो ये आपके ऐसे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ई प्लस बड़ी ई तो हो गया, अब बड़ी ई प्लस छोटी ई, है ना। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अभी दो बचे हैं ना, बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये भी क्या हो जाएगा आपका, बड़ी। एग्जाम्पल देख लेंगे मही धन इंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र,
ठीक। ऐसे ही बड़ी प्लस बड़ी, ये भी क्या होगा, बड़ी, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए रजनी धन ईस, क्या हो जाएगा, रजनीश। तो ये इस टाइप के परिवर्तन है ना, ये सब किस में आते हैं, आपके दीर्घ स्वर संधि में। ऐसे ही ऊ का भी देख लेते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए देखिए, ऊ में अगर पहले ऊ को छोटे ऊ के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, बड़ा ऊ, है ना। इस एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे भानु धन उदय, तो क्या हो जाएगा, भानुदय। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ऊ की छोटी मात्रा ऐसे और बड़ी मात्रा ऐसे, है ना। बहुत सारे बड़े लोगों को तो पता होता है, छोटे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है 9th-10th में, उनके लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, भानुदय, है ना। ऐसे ही गुरु धन उपदेश। अब देखिए जो रॉ पे होता है ना, ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये भी लिखा जाता है, यहाँ भी बड़ा ऊ अलग होता है, तो ये हो जाएगा गुरु, और ऐसे करके अलग से लिया जाता है, तो ये क्या रहता है आपका, बड़ा ऊ, गुरु उपदेश। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल में आ जाता है ना। तो ये देखिएगा आप, है ना। तो यहाँ देखिए जो रॉ पे छोटा ऊ भी होता है और रॉ पे बड़ा ऊ भी होता है, थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, आप पढ़ेंगे तो, है ना। तो गुरु में रॉ पे छोटा ऊ होता है, ठीक, और ऊ और ऊ बड़ा ऊ हो जाता है, नहीं, गुरु उपदेश। ठीक, आगे अब देखिए इसका जो दूसरा एग्जाम्पल आपका आएगा, उसमें ऊ को हम किससे ऐड कर लेंगे, बड़े ऊ से, यानी ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर ऊ, है ना। तो इसमें देखिए क्या आएगा आपका, एग्जाम्पल में लिख लेंगे लघु प्लस उर्मी। उर्मी माने धाराएं होती हैं, है ना। ये क्या बन जाएगा आपका, लघुर्मी, है ना। लघु धन उर्मी, लघुर्मी, ठीक। तरंग, उर्मी माने तरंग या धारा होता है, ठीक है। लघु धन उर्मी, तो क्या हो गया आपका, ये लघुर्मी हो गया। ऐसे ही आप देखिए फिर बड़े ऊ को छोटे ऊ के साथ भी हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, बड़ा ऊ ही आएगा, है ना। इसमें आप लिख सकते हैं बधु, सॉरी बधु पे बड़ा ऊ, बधु धन उत्सव, बधु धन उत्सव, ये क्या हो जाएगा आपका, बधुत्सव। ठीक, ऐसे ही आपका होगा फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यहाँ पे लिख लीजिए सरयू, नदी का नाम है आप जानते हैं, प्लस उर्मी यानी सरयू की धारा, क्या हो जाएगा, सरयूर्मी, है ना। इस टाइप के एक दो एग्जाम्पल से आप कर लेंगे, है ना। और बाकी और भी एग्जाम्पल आपको इसी आधार पे आप सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाता है इस तरीके के, है ना। दूसरा कई बार प्रश्न आता है बच्चों के मन में, सर ये तो संधि दिया था, विच्छेद करना होता है। तो विच्छेद देखिए जहाँ पर विकार होगा, है ना, वहीं से आपको क्या करना होगा, उसे विच्छेद करना होता है, ठीक है। और वो अभ्यास से आपको अपने आप मालूम चल जाता है। जैसे भानुदय है तो ये कहाँ से, है ना, विच्छेद होगा इसमें, ठीक। बाकी और अभ्यास करेंगे हम लोग, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे संधि में आते हैं। तो चलिए स्वर संधि में आज हम लोगों ने एक पढ़ा, एक पोर्शन दीर्घ स्वर संधि, है ना। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें जो भी आपको समझ में आता है उसके बारे में रिप्लाई करिए, कमेंट करें, बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम लोग आपके कमेंट से अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं, है ना। और एक ही टीचर कितने सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये भी आप सोचते होंगे। ये प्रयास रहता है कि आपको एक कंप्लीट जो प्रॉपर तैयारी चल रही है उस तरीके से आपका काम चलता रहे। तो जैसा भी होगा आप बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी स्वर संधि के ही बाकी अन्य पार्ट को जो 5 प्रकार के हैं, बाकी 4 को भी एक एक करके, है ना, आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।